हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं भाई सब लोग? सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। पॉलिनेशन के टाइप्स बच्चों हमने देखे थे। ऑटोगेमी की हमने बात करी थी, गिटोनोगेमी की हमने बात करी थी, जीनोगेमी की हमने बात करी थी, है ना। यदि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज नोन एज ऑटोगेमी। यदि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है दैट इज नोन एज गिटोनोगेमी, जो जेनेटिकली ऑटोगेमी की तरह होती है। और फाइनली हमने जीनोगेमी की बात करी थी, जहां पर दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है बच्चों। ठीक है, अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर आगे बात करते हैं बच्चों। पॉलिनेशन में आगे हमने काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस कर ही लिए थे, जैसा भी मैंने आपको बताया। इसमें आपको दो तरह के फ्लावर्स भी मैंने आपको बताए थे बच्चों, कैस्मोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। क्लेस्टोगेमस जो हमेशा क्लोज रहते हैं, कली के फॉर्म में रहेंगे, खिलेंगे नहीं, है ना। तो वहां पर तो ऑटोगेमी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो कैस्मोगेमस होते हैं, जो खिलते हैं, उनमें ऑटोगेमी, प्योर ऑटोगेमी रेयर होती है बच्चों, है ना। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज हमें देखने हैं बच्चों एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये थोड़ा सा हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में कि भाई पॉलिनेशन क्या होता है। पोलन ग्रेन्स का एंथर से रिलीज होने के बाद, डिहाइसेंस, रप्चर ऑफ एंथर के बाद कहां पहुंचना, कहां पर लैंड करना, ऑन द स्टिग्मा बच्चों। स्टिग्मा ऑफ कार्पल और पिस्टल। कार्पल या पिस्टल एक ही चीज होती है, विच रिप्रेजेंट्स गायनोशियम, द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट बच्चों। वहां पर जब पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं तो प्रॉपर कंडीशन, सुटेबल कंडीशन यदि उनको मिलती है और सही फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि वो लैंड करते हैं तो वहां से फिर एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, जो मेल गैमीट्स को कहां लेकर जाती है, इनसाइड द ओव्यूल इनटू द एग अपरेटस, जहां पर ओवम यानी कि फीमेल गैमीट यानी कि एग प्रेजेंट होता है, वहां जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, उनको वहां पर पहुंचने में कौन से एजेंट्स मदद करते हैं, दे आर नोन एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बायोज रेफर्स टू लाइफ, तो यदि लिविंग एजेंट्स हैं पॉलिनेशन में मदद करने वाले, यानी कि एनिमल्स हैं या एनिमल्स में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद कर रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो हम कहेंगे वो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। और यदि नॉन लिविंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल विंड की मदद से या वाटर की मदद से यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि अबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मदद कर रहे हैं बच्चों। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स यूज टू abiotic, that is wind and water, and one biotic, that is animals agents to achieve pollination। तो जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमनली अबायोटिक फैक्टर्स में दो अबायोटिक फैक्टर्स यूज करते हैं बच्चों प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए, विंड एंड वाटर। और बायोटिक फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो एक ही बायोटिक फैक्टर यानी कि एनिमल्स यूज होते हैं बच्चों। बेटा नोट्स अपडेट हो जाएंगे, नोट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आई थिंक ये वाला जो लेक्चर है पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक है, इसके नोट्स आपके अपडेटेड नहीं है। आज ऑलरेडी लगातार कंटिन्यूअसली अपडेशन का वर्क चलता रहता है, जो कंटेंट है वो रेगुलर अपडेट होता है, अपलोड होता रहता है। जैसे इन एडवांस हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी कंटेंट को अपलोड कर दिया है। हाँ, इसके नोट्स में जो लेटेस्ट नोट्स हैं आज के लेक्चर के, वो शायद अपलोडेड नहीं है, तो आज नाइट को ये भी अपलोड हो जाएंगे बच्चों, है ना। अभी आप सिर्फ समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऑलरेडी ये सारे के सारे डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, रात को जैसे अपलोड हो आपको डाउनलोड करने हैं बच्चों, फिर पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, क्लियर है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज अबायोटिक एजेंट्स। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, हमें याद रखना है कि यदि कोई आपसे पूछे कि भाई जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन उनमें कॉमन या मोर कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, बायोटिक और अबायोटिक, तो आप क्या आंसर देंगे बच्चों? बायोटिक जो एजेंट्स हैं, दे आर द मोर कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. ये पॉइंट जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं या एनिमल्स में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तब भी डिस्कस करते हैं बच्चों। यूजुअली ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में हम क्या देखते हैं, जो मेल गैमीट्स होते हैं उनका नंबर हमेशा बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमंस में भी हम बात करते हैं, जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा नंबर में होता है, मिलियंस में होता है।
लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है, एग या ओवम होता है, वो एक या बहुत कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। सेम थिंग यहां पर भी अपने को देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, फिर वो चाहे बायोटिक हो या अबायोटिक हो, पर्टिकुलरली अबायोटिक की मैं बात करूं, विंड और वाटर, तो विंड और वाटर की मदद से मान लो ये एक फ्लावर है, यहां से पॉलन्स रिलीज हुए इनटू द विंड, है ना, और हवा की मदद से ये दूसरी जगह पर पहुंचेंगे, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। अब हवा कोई पर्टिकुलर पैटर्न में तो ब्लो नहीं कर रही है ना, किधर से किधर भी जा सकती है। तो अब ये जो पॉलन्स है, ये हवा के साथ कई फूलों के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे तो सही, लेकिन हो सकता है कि जिस फ्लावर के एंथर से ये पॉलन्स रिलीज हुए, सेम स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड नहीं करे, और जब तक अपनी ही स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं करेगा, क्या वहां पर आगे फर्टिलाइजेशन या आगे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो विंड को थोड़ी पता है कि भाई इन पॉलन ग्रेन्स को किस पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर जाकर लैंड करवाना है। तो पॉलन्स का वेस्ट बहुत सारा हो रहा है, काफी सारे पॉलन्स जो वो वेस्ट जा रहे हैं, कुछ जमीन पे गिर जाएंगे, कोई कहाँ गिर जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम चाहते हैं कि भाई पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो, सही फ्लावर के स्टिग्मा पर, यानी कि अपनी ही खुद की स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा पर ये लैंड करे और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो, तो इस फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम एनिमल्स में देखते हैं, यहाँ पर भी पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एनॉर्मस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब एक एक करके, अब एनसीईआरटी ने तो देखो सारी चीजें पैराग्राफ फॉर्म में मिक्स करके दे रखी है, कोई इस तरह की हेडिंग नहीं बनी हुई है एनसीईआरटी में, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन या एनिमल पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन की कोई अलग से हेडिंग नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि एनसीईआरटी को इजी बनाना है, इस तरह से उसको मॉडिफाई करना है कि समझने के साथ साथ हम उसको याद कर सकें इजीली, और याद करने के बाद लंबे समय तक याद भी रख सकें बच्चों। इसीलिए हमने पॉइंट्स में ब्रेक करने के साथ साथ टॉपिक्स में भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर इस जो पूरा पॉलिनेशन का टॉपिक है उसको सब टॉपिक्स में भी ब्रेक कर दिया है। विंड पॉलिनेशन, फिर बच्चों हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन, और उसके बाद फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो जो जो पॉइंट्स विंड पॉलिनेशन में, वो हमने विंड पॉलिनेशन में सिक्वेंशली अरेंज कर दिए, फिर वाटर पॉलिनेशन, फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी, याद रखना बच्चों। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट अबायोटिक पॉलिनेशंस। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बायोटिक और अबायोटिक में ज्यादा कॉमन क्या है, तो बायोटिक। लेकिन अबायोटिक में ज्यादा कॉमन कौन सा है? वाटर पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन है या विंड पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन है? तो अबायोटिक के अंदर विंड ज्यादा कॉमन है, लेकिन अबायोटिक और बायोटिक को कंपेयर करोगे, बायोटिक ज्यादा कॉमन है बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ने के पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सोच कर आया था आपसे बात करनी है। अनीसा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सिंसियरली वर्क कर रही है, वेरी गुड बेटा, और डेली मेरे को शेयर भी करती कि उसने क्या क्या काम किया है, कितनी चीजें पढ़ी है, आज कौन से चैप्टर्स पढ़े, कितने घंटे पढ़ी है, हमारा जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है उसके ऊपर। एक और चीज जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि आपको पूरा ये जो आप मेरे को डेली शेयर करते हैं कि सर आज हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, तो ये आपकी एक रिकॉर्ड बुक बन रही है। और फिर मैंने आपको बोला था जब आपको 21 डेज हो जाए इस रिकॉर्ड बुक को बनाते हुए, तो 21वें दिन आपको ये देखना है कि 20 दिन पहले, यानी कि फर्स्ट डे मैंने क्या पढ़ा था, और उसका आप रिवीजन करेंगे 21st डे को, फटाफट 1 घंटे के अंदर। और कल जैसे मैंने अनीसा की रिपोर्ट देखी तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि उसने वहां पर मेंशन कर रखा है क्या कि भी आज 21st डे है, 20 दिन पहले जो मैंने पढ़ा था उसको मैंने 1 घंटे में रिवाइज किया। मतलब कल उसने, अनीसा ने जो करंट में पढ़ रही थी वो तो पढ़ा ही सही, लेकिन साथ ही साथ 20 दिन पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी कर लिया, वो टॉपिक्स भी उसके रिवाइज हो गए। अब आज क्या करा होगा अनीसा ने, जो आज हम पढ़ा रहे हैं, जो भी उसको करंट आज पढ़ना है, जो भी उसका टारगेट होगा, टाइम टेबल उसने बनाया होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि रात को सोने के पहले अगले दिन का टाइम टेबल बनाकर सोया करो कि मेरे को कल क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। तो वो तो उसने फॉलो करा ही होगा, लेकिन सेकंड डे जो उसने पढ़ा होगा आज से 20 दिन पहले, वो आज रिवाइज कर लिया होगा या कर लेगी अब 1 घंटे में। इस तरह से डेली अब 20 दिन पहले जो पढ़ा था उसका रिवीजन चलेगा। फिर जब आपको 42 डेज हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, या 41 डेज हो जाएंगे, तो फर्स्ट डे और 21st डे आपके पास रिकॉर्ड बुक है, डेली आप उसमें लिख ही रहे हो कि भाई आज की तारीख ये और आज हमने ये पढ़ा। तो आराम से आप देख सकते हो कि भाई आज से 20 दिन पहले और आज से 40 दिन पहले फर्स्ट डे और 21st डे पे मैंने क्या क्या पढ़ा था, और 41st डे पे आपको उनको रिवाइज करना है। आगे बात समझ में? इस तरह से डेली जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बच्चों, ये जो रिविजन है, मल्टीपल रिविजन आपके होते जाएंगे हर टॉपिक के। जो आपने फर्स्ट डे टॉपिक पढ़ा होगा
आप सोचिए जब आपको पढ़ते पढ़ते 3 महीने हो जाएंगे चीजें करते करते, रिकॉर्ड बुक को मेंटेन करते करते, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट डे वाला आपका टॉपिक जो है वो 4 से 5 बार रिवाइज हो चुका होगा। तो ऐसा सबको करना है। जो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं पेड कोर्सेज में, जो पेड सब्सक्रिप्शन हैं, जोश, जुनून, समर्पण या संपूर्ण बैचेस, है ना, और जो नहीं भी जुड़ रहे हैं, जो बाद में इन लेक्चर्स को देखते हैं, उन सभी को मेरा ये सजेशन है कि यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और ये वो चीजें हैं जिनको फॉलो करके मेरा एक बार में सिलेक्शन हुआ, और आगे भी नॉट ओनली इन नीट, बाद में पीजी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने एमडी करी, और अब तक जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए सब में मेरे को सक्सेस मिली। उसमें ये जो डिसिप्लिन है, प्रॉपर टाइम टेबल मेकिंग है, रिकॉर्ड बुक मेंटेन करना है, मल्टीपल रिविजन है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लाइफ को जीना है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चों। तो जैसे आज अभी लेक्चर में कृष्ण कुमार भी है, जुबेर नहीं शेयर करता है मेरे को, जुबेर शेयर क्या करो, आप भी क्या फॉलो कर रहे हो, कितना आप डेली पढ़ रहे हो, रिकॉर्ड बुक मेंटेन करो। बाकी बच्चे जो लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव लेक्चर्स अटेंड करने में सबको आलस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग रिकॉर्ड बुक जरूर मेंटेन करें यदि सिलेक्शन चाहिए तो बच्चों। और एक और चीज, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लाइव लेक्चर्स ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू कि जो आप बाद में देखते हो रिकॉर्डेड। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव लेक्चर्स अटेंड करें, ठीक है। चलो, तो पॉलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन है, विंड और वाटर पॉलिनेशन के बीच में, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी so that they can be transported in wind currents। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इजी पॉइंट है भाई। यदि हम चाहते हैं कि विंड पॉलिनेशन हो तो वहां पर फिर पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए, तभी तो हवा में उड़कर जा सकेंगे। नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे इधर उधर, फिर उड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो फेदरी होते हैं ज्यादातर जो होते हैं ये। They often possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents। फिगर देखेंगे अभी आगे अपन, ठीक है। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। तो यहां पर अडेप्टेशन यूजुअली वो प्लांट्स जो मेनली विंड एजेंट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, दोनों जगह अडेप्टेशन है बच्चों। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो एंथर के रप्चर होने से आ रहे हैं। एंथर किसका पार्ट है बच्चों, स्टेमन का। स्टेमन किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। स्टेमन में अपन दो पार्ट बोलते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन सेक्स के अंदर बच्चों, है ना। अब ये जो स्टेमन्स हैं जो विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स को पोलिनेट कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं इनटू द विंड, यहाँ पर स्टेमन्स का क्या जरूरी है कि वो रिलेटिवली थोड़े लंबे हों, फ्लावर के बाहर तक निकले हुए हों और हवा में वेल एक्सपोज्ड हो, ताकि जब हवा बहे तो एंथर यदि प्रॉपर्ली, स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, जो रप्चर होगा जिससे पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, यदि हवा इजिली उसके थ्रू उसके ऊपर हिट करती हुई ब्लो होकर जा रही है तो फिर वहां से पोलन ग्रेन्स आसानी से विंड के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे बच्चों। वही मान लो स्टेमन्स छोटे छोटे हैं और पेटल्स बड़ी है, फूल की जो पत्तियां हैं वो तो बड़ी है ना, स्टेमन्स छोटे हैं। तो अब इनके एंथर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, क्या हवा इजीली उनको लेकर जा पाएगी, नहीं ले जा पाएगी। क्यों, क्योंकि पेटल्स हवा को ब्लॉक करेंगे। इसका मतलब क्या है, क्या बोला एनसीईआरटी ने कि जो स्टेमन्स है दे शुड बी वेल एक्सपोज्ड इनटू द एयर, ताकि विंड उनको इजीली अपने साथ ले जा सके। फिर पिस्टल के लेवल पे यदि हम बात करें या कार्पल यानी कि गायनोशियम के लेवल पे हम बात करें, वहां क्या अडेप्टेशन है बच्चों, जो स्टिग्मा है वो कैसा होता है, यूजुअली फेदरी, मतलब वो भी हवा के अंदर ऐसे लहराता रहता है। तो हवा में जो पोलन ग्रेन्स होंगे, हवा के साथ जब इस फेदरी स्टिग्मा के आसपास से गुजरेंगे तो उस पर चिपक जाएंगे। These are the adaptations for what? These are the adaptations for wind pollination। आगे बात समझ में, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो साथ के साथ पूछते हुए चलना बच्चों, ठीक है। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers pegged into an inflorescence। A familiar example is the corncob। The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains। भुट्टा सीजन चल रहा है बच्चों इस समय, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो भुट्टा सबने खा भी रखा होगा। भुट्टे में आप देखते हो कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर व्हाट, दे आर पिस्टल्स बच्चों। स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं जो हवा में लहराते रहते हैं ताकि पोलन्स को इजीली ट्रैप कर सकें। तो अपने आसपास देखोगे बच्चों डे टू डे लाइफ में तो चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी बच्चों, है ना। पानी पी लूं फिर आगे बात करते हैं।
चलो भाई, ठीक है, तो ये बात हो गई विंड पॉलिनेशन की। डायग्राम भी हमने देख लिया बच्चों। यहाँ पर कुछ और डायग्राम्स आपको दे रखे हैं। देखो, दो तरह के फ्लावर्स के हमने बारे में बात करी थी, क्लेस्टोगेमस, कैस्मोगेमस। जो खिला हुआ फ्लावर है दैट इज कैस्मोगेमस, जो बंद है कली के फॉर्म में, जो कभी खुलता नहीं है, उनको क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स कहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और आपको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जाम्पल डायग्राम्स बता रखे हैं बच्चों, ठीक है ना। वाटर पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocots. तो जैसा भी हमने बोला था, अबायोटिक फैक्टर्स में दो फैक्टर्स होते हैं या दो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, एक विंड और एक वाटर। ज्यादा कॉमन इनमें से क्या होता है, विंड वाला एजेंट होता है बच्चों। वाटर वाला एजेंट काफी रेयर है, साफ साफ लिख रखा है एनसीईआरटी ने, सिर्फ करीब 30 जीनस में मिलता है प्लांट्स के, है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज हम बात करते हैं। प्लांट्स के केस में फाइलम की जगह डिवीजन जो है टेक्सोनॉमी यूज करते हैं, कैटेगरी यूज करते हैं बच्चों। वहां पर लास्ट में जीनस और स्पीशीज आते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में। तो जीनस सब समझते हो आप लोग, अब 12th का टॉपिक पढ़ रहे हो तो इतना तो सबको पता होना ही चाहिए बच्चों। और हम क्या कह रहे हैं, प्लांट्स में जितने भी जेनेरा हैं उनमें से सिर्फ 30 जेनेरा ही वाटर पॉलिनेशन यूज करते हैं बच्चों। उनमें भी ये जो जेनेरा हैं जिनमें आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं। डाइकोट्स में यूजुअली आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता बच्चों। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में पैरेलल में जो इस समय चैप्टर रन कर रहा है। आप लोगों को पता है कि हर वीक अपना 11th और 12th पैरेलल में चलती है, फिर वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। हम एक चैप्टर 11th का और एक चैप्टर 12th का पैरेलल में लेते हुए चलते हैं। इस समय 11th में जो बच्चों अपना टॉपिक चल रहा है दैट इज प्लांट किंगडम। वहां पर हम एल्गी कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं, टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और तीनों के अंदर खासियत ये थी कि रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। और वहां पर पानी की जरूरत क्या थी, मेल गेमिट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए पानी की जरूरत होती है ना। तो जो लोअर प्लांट ग्रुप्स है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, भूल मत जाना, चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो अभी तो हम सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के बारे में यहां बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और यहां पर ये जो बात करी अपन ने, ये 30 जेनेरा, ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन रेयर है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने जेनेरा है उनमें से करीब 30 जेनेरा में आपको ये देखने को मिलता है, वो भी मोनोकोट्स में। मोनोकोट डाइकोट क्लासिफिकेशन होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, है ना। आई थिंक ये सारी चीजें पता होगी, नहीं पता है तो बता दी है। तो यहां पर यदि हम लोअर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के कंपैरिजन में बात करें दूसरे प्लांट ग्रुप्स की, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की, तो वहां पर तो वाटर पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन है। वहां पर मेनली पॉलिनेशन होता ही वाटर मीडियम के थ्रू है। तो कोई आपसे पूछे, अब दो तरह के क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये गलती आप करते हो। कोई आपसे पूछे कि भाई प्लांट किंगडम में क्या वाटर पॉलिनेशन रेयर है, नो, प्लांट किंगडम में रेयर नहीं है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर रेयर है बच्चों, है ना। जबकि प्लांट किंगडम में जो लोअर ग्रुप्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, उनमें तो होता ही मेनली क्या है, वाटर पॉलिनेशन। डाउट क्लियर। ये गलती हमें नहीं करनी, दूसरे बच्चे करते हैं लेकिन हमें नहीं करनी, ठीक है। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे कि जो यूजुअली दूसरे गलती करते हैं वो सारे वीक पॉइंट्स हम पहले से हटा दें। It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. ये पॉइंट अभी कल के लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, प्लांट किंगडम वाले लेक्चर में, कि भाई टेरिडोफाइट्स पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में ही लिमिटेड है या मिलते हैं। ऐसे ब्रायोफाइट्स के लिए भी हम कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन्स में मिलते हैं। कारण ये वहीं मिलेंगे जहां पर एनवायरनमेंट मॉइस्ट हो, शेडी हो, डैम्प हो, जहां नमी हो और आसपास पानी की अवेलेबिलिटी हो बच्चों, बिकॉज दे are pollinating through water बच्चों। Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla which grow in fresh water and several marine sea grasses such as Zostera, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है। तो भाई रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी को तो क्या चाहिए होता है बच्चों, पानी की जरूरत होती है। हाँ, हम ये एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि भी वहां पर पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि पॉलिनेशन ग्रेन्स के रेस्पेक्ट में होता है जो वहां पर नहीं बन रहे हैं। लेकिन हाँ, एक तरीके से यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट, बस पॉलिनेशन टर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर वाटर एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट कॉमन मेथड होता है मेल गेमेट्स के ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पर हम जब वाटर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर वाटर एज एन एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, दीज आर मेल गेमेटोफाइट्स, जो मेल गेमेट्स को कैरी कर रहे हैं अपने साथ बच्चों। तो उनके लिए वाटर पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो रिलेटिवली रेयर मिलता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर करीब 30 जेनेरा में मिलता है। कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे याद रखने बच्चों, वाटर पॉलिनेटेड एंजियोस्पर्म्स के वेलिस्नेरिया और
हाइड्रेला बच्चों आपको याद रखने। इसके अलावा कुछ मरीन सी ग्रासेस के बारे में आपको बता रखा है, जैसे जोस्टेरा। तो फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जांपल में वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला याद रखोगे। फ्रेश वाटर ध्यान रखना, दोनों एग्जांपल्स है, मरीन भी दे रखा है, फ्रेश वाटर भी दे रखा है। मरीन का आपसे पूछे तो जोस्टेरा याद रखना है, फ्रेश वाटर का पूछे तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब सुनने में और देखने में क्या लगता है भाई, जो पौधे पानी के अंदर उग रहे हैं उनमें तो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होता होगा। तो बाय चांस असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं हम नीट में और वो अटकाते हैं आप लोगों को, है ना। और लास्ट के 2 सालों में इतने सारे बच्चों से मेरी बात हुई है जिनका पेपर सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजन क्वेश्चंस के कारण बिगड़ा था, नहीं तो सिलेक्शन हो जाता। और इसीलिए बच्चों, क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चंस सिर्फ बताने से नहीं आते कि हाँ कि भाई ऐसे कर लो, अप्रोच तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, वापस बता दूंगा और आगे भी कई बार बताता रहूंगा, लेकिन जब तक आप असर्शन रीजन क्वेश्चंस की खुद भर भर के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको उसके ऊपर कमांड हासिल नहीं होगा। और आपकी इसी मदद के लिए हमने क्या करा है, अपनी सर्चिंग ऐप के ऊपर 1000 पूरे 1000 एआर क्वेश्चंस आसानी से मिलते नहीं है बच्चों, ना बनते हैं ना मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए 1000 एआर क्वेश्चंस, वो भी सिर्फ बायोलॉजी के, बनाकर निकाल कर पूरा एक टेस्ट सीरीज बना रखा है वहां पर, है ना। बिलीव नहीं हो रहा होगा, आप एक बार उनको कर लेंगे और उसमें से करीब 600 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन है, 400 विदाउट सॉल्यूशन है, ताकि उनको आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करें, सॉल्यूशन नहीं देखें। आपकी आदत क्या होती है, अटकते हो फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हो। तो हमने विद सॉल्यूशन 600 दिए, विदाउट सॉल्यूशन 400 दिए। उनको यदि आपने सॉल्व कर लिया तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के एआर क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका भी आपको आराम से इंबाइब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो वो चीज भी आप वहां से कर सकते हो बच्चों। तो मान लो एआर क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है एक स्टेटमेंट कि एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स हम कह सकते हैं, एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेट ओनली थ्रू वाटर। गलत। काफी एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर की मदद से नहीं होता, इनफैक्ट विंड की मदद से भी होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है, दिमाग लगाओ। मान लो कोई ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जिसमें फ्लावर्स की स्टॉक, जो डंडियां हैं वो इतनी लंबी लंबी है कि फ्लावर सरफेस पे पहुंच गया। अब फ्लावर यदि एक्वेटिक बॉडी, वाटर बॉडी के सरफेस पर है तो वहां तो हवा के साथ पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा सकते हैं ना। तो है तो वो एक्वेटिक प्लांट, लेकिन पॉलिनेशन किसकी मदद से हो रहा है बच्चों, विंड की मदद से हो रहा है नहीं है पॉसिबल। आगे बात समझ में, तो वो यहाँ पर एग्जाम्पल दे भी रखा है आपको। In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most land plants, है ना। यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है वाटर हाइसिंथ का और वाटर लिली, दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, दोनों एक्वेटिक हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर इमर्ज करते हैं। अब हवा से भी हो सकता है और इंसेक्ट भी आराम से उनके ऊपर बैठ रहे, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, जस्ट कैसे, जैसे लैंड प्लांट्स में होता है। अगेन वेलिस्नेरिया की भी बात हुई थी बच्चों। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर by the long stalk and the male flowers of pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by water current. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. वेलिस्नेरिया में तो पानी से ही हो रहा है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी कोई आपसे पूछे, जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल सरफेस पे होते हैं, फीमेल फ्लावर्स बच्चों, और मेल गैमेट्स जो पानी में रिलीज होंगे और फिर वहां से स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, पॉलन्स जो होते हैं बच्चों। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस की यदि हम बात करें, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. तो जो दो एग्जांपल्स अभी अपने को दिए थे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, एक वेलिस्नेरिया दिया था, ठीक है, साथ में हाइड्रेला दिया था, और दूसरा जोस्टेरा दिया था, मरीन ग्रासेस, सी ग्रासेस का। दोनों में डिफरेंस आपको बताया। वेलिस्नेरिया जो फ्रेश वाटर का एग्जांपल था बच्चों, उसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस पर इमर्ज करते हैं, पॉलन ग्रेन्स पानी में रिलीज होते हैं, और पैसिवली, दोनों ही केसेस में पैसिवली का मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स खुद की मदद से नहीं चल रहे हैं, खुद उनके पास लोकोमोट करने के लिए, चलने के लिए कोई भी अपेंडेज या स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसिवली, यानी कि जो पानी की लहरें हैं उसके साथ साथ वो बहते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। चांस फिनोमिनन है बच्चों, है ना, फिक्स कंपलसरी फिनोमिनन नहीं है, स्पेसिफिक फिनोमिनन नहीं है, बाय चांस फिनोमिनन है, सही जगह पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो वेस्ट जाएंगे। वेलिस्नेरिया। फिर दूसरा एग्जांपल जो सी ग्रासेस का दे रखा है, उसमें इनसाइट ने क्या बोला, यहां पर फ्लावर्स पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड रहेंगे, अगेन पॉलन ग्रेन्स पानी में रिलीज होंगे, अगेन पैसिवली पानी के करंट्स, वाटर करंट्स के साथ साथ कहां पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे।
तो दोनों ही केसेस में वाटर पॉलिनेशन है, लेकिन एक में फीमेल फ्लावर सरफेस के ऊपर इमर्ज्ड हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड है, एक में सबमर्ज्ड है। किसमें एक्सपोज्ड है? वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर प्लांट का एग्जांपल, और किसमें सबमर्ज्ड है? जोस्टेरा सी ग्रासेस का एग्जांपल। यहां तक एनी डाउट? प्लीज लेट मी नो। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. गलते नहीं है। अब भाई वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो पानी में रिलीज हो रहे हैं, पानी में रिलीज हो रहे हैं, तो पानी से गल भी तो सकते हैं, खत्म खराब भी तो हो सकते हैं, नहीं होते। क्यों? क्योंकि पानी से उनको कौन बचा कर रखती है? उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेज जहां भी आ जाए बायोलॉजी के अंदर, इसका मतलब होता है एक स्लाइमी सब्सटेंस, चिकना पदार्थ, तो एक स्लाइमी वाटर प्रूफ मटेरियल उनको कवर करके रखता है, जिसकी वजह से पानी से ये डैमेज नहीं होते हैं बच्चों। फिर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन रेज करा हुआ है। एनसीईआरटी की एक आदत है, बीच बीच में क्वेश्चंस रेज करती है, खुद आंसर नहीं देती है, हमारे ऊपर छोड़ देती है कि आप इनका आंसर ढूंढो, अपने मास्टर से पूछो, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। तो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? तो यहां पर एनसीईआरटी ने क्या बोला कि जनरली वो प्लांट्स जिनके अंदर विंड या वाटर पॉलिनेशन होता है, उनके जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगे नहीं होते, जनरली ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ना, जो मतलब कहने का मतलब है कि ब्राइट कलर्स के नहीं होते, प्लस नेक्टर यानी कि हम कह सकते हैं जो सिंपल भाषा में यदि बोलूं, जिन जूसेस के ऊपर फ्लाइज और ये सब फीड करते हैं, वो सारी चीजें भी इनके अंदर नहीं होती। उसका कारण पूछा है, तो कारण क्या है भाई? नेक्टर और ब्राइट कलर्स किसको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो वो प्लांट्स जिनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन इज द मेन मेथड ऑफ पॉलिनेशन, वहां पर आपको फ्लावर्स रंग बिरंगे कलरफुल ब्राइट कलर्स वाले विद नेक्टर मिलेंगे। यहाँ पर अबायोटिक एजेंट्स की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है, तो उनको अट्रैक्ट करने की थोड़ी जरूरत है, वो तो अपना आप हो रहा है विंड और वाटर के थ्रू, इसीलिए यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ब्राइट कलर्ड भी नहीं होते, फ्रेग्रेंस भी जनरली इनके अंदर आपको नहीं मिलेगी, खुशबू भी नहीं मिलेगी इनके अंदर जनरली, और नेक्टर भी इनके अंदर यूजुअली नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, चलो भाई यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे बात करते हैं हम। अब बात करेंगे हम इंसेक्ट पॉलिनेशन और एनिमल पॉलिनेशन की। इंसेक्ट पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज a range of animals as pollinating agents। कई प्लांट्स में एनिमल्स भी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एनिमल्स? बीज, फॉर एग्जांपल हनी बी, बटरफ्लाइज, दूसरी फ्लाइज, बीटल्स अगेन इंसेक्ट्स, वास्प्स अगेन इंसेक्ट्स, एंड्स अगेन इंसेक्ट्स, मॉथ्स अगेन इंसेक्ट्स। इसके अलावा इंसेक्ट्स के अलावा दूसरे एनिमल्स लाइक बर्ड्स, जिसमें सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड्स की हम बात करें, बैट्स, बैट्स किसमें आती है? बर्ड्स में या मैमल्स में? मैमल्स के अंदर आती है, याद होना चाहिए सबको, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वैसे, प्लांट किंगडम खत्म होते ही। ठीक है, तो दीज आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स बच्चों। अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स particularly bees are the dominant biotic pollinating agents, पॉइंट याद रखना है। तो एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं, और इंसेक्ट्स में भी कौन से इंसेक्ट सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करते हैं? बीज, हनी बीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती हैं बच्चों। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, तो ये तो कॉमन पॉलिनेटिंग एनिमल्स हो गए जिनकी मदद से पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों वो कई एनिमल्स जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये भी पॉलिनेशन करते होंगे, उनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, वो कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स में बच्चों लीमर्स, अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन इवोल्यूशन में लीमर, लोरिस इनकी बात होगी, ये प्राइमेट्स होते हैं बच्चों जिनको हम बिलोंग करते हैं, है ना। आर्बोरियल, रोडेंट्स, आर्बोरियल का मतलब ट्री ड्वेलिंग, वो सब ऑर्गेनिज्म जो पेड़ पे रहते हैं उनको आर्बोरियल कहते हैं। और रोडेंट्स में और कौन से एनिमल्स आते हैं बच्चों? चूहे वगैरह, छछूंदर, चूहे, ये सब रोडेंट्स में आते हैं। तो कुछ रोडेंट्स आर्बोरियल होते हैं, ट्री ड्वेलिंग होते हैं, वो भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इनफैक्ट कुछ रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स की हम बात करें, दे हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज के अंदर स्नेक्स भी पॉलिनेशन करते हैं।
स्नेक्स भी पॉलिनेशन करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, आ ही गया, अनीसा ने पूछ ही लिया है ना कि सर क्या स्नेक्स से भी पॉलिनेशन होता है? बिल्कुल होता है, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर बच्चों स्नेक्स के थ्रू भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो जैसा भी मैंने आपको बोला ना, हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है बच्चों बहुत फैसिनेटिंग है। यदि आप अपने आसपास ध्यान से देखें तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी जिसकी हद नहीं है बच्चों, लिटरली, है ना। चलो भाई, ठीक है अनीसा, क्लियर? चलो कोई बात नहीं। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या सर स्नैक्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। उसके पहले मैं एक चीज आपसे बोलूंगा कि मैंने आपको आप लोगों को बताया था कि अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट डेली एक बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजी टर्म शेयर हम करते हैं कि बायोलॉजी का एक पर्टिकुलर टर्म, उसका मीनिंग क्या होता है। वहां पर पॉलिनेशन से रिलेटेड टर्म्स भी आप लोगों को हमने शेयर करे हैं। वहां पर स्नेक पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्नेक्स को क्या बोलते हैं, हमने शेयर करा है। तो आप लोग अब बताओ कि पॉलिनेशन बाय स्नेक्स को हम क्या बोलेंगे। ऐसे ही एनसीईआरटी ने विंड पॉलिनेशन एक्सप्लेन करा है, वाटर पॉलिनेशन एक्सप्लेन करा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन एक्सप्लेन करा है, तीनों के नाम नहीं दिए। बायोलॉजिकल टर्म्स क्या होंगे तीनों पॉलिनेशन के लिए, ये आपको बताना। तो 4 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले विंड पॉलिनेशन क्या कहेंगे, वाटर पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, स्पेसिफिकली स्नैक पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, सोचो और बताओ बच्चों। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. जनरली क्या देखने को मिलता है, यदि हम बीज वगैरह की बात ना करें, जो हनी बीज है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, वो तो इन जनरल बहुत सारे फ्लावर्स में पॉलिनेशन में मदद करती है। लेकिन जो हमने अभी कुछ स्पेशल एग्जांपल्स पढ़े बच्चों, एनिमल्स के, लिजर्ड्स वगैरह के, या हम पर्टिकुलरली स्नेक्स की बात करें, तो जो दूसरे एनिमल्स हैं बिसाइड्स इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को छोड़कर या पर्टिकुलरली बीज को छोड़कर, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में ही पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेड होते हैं बच्चों। और उनके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने आगे दे भी रखा है, अभी हम डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। ये मैंने आपको बताया दिया, अट्रैक्ट करने के लिए। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous, है ना। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कलेक्शन, क्लस्टर, गुच्छा, फूलों का गुच्छा बच्चों, है ना। तो कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, और छोटे फ्लावर्स होने के कारण वो इजीली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में आप देखना, और थोड़ा सा आप यदि इमेजिन करोगे तो ये चीज आपकी नोटिस में आएगी, आप रियलाइज करोगे कि आपके आसपास ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जिनमें छोटे फ्लावर्स होते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा जनरली छोटे फ्लावर्स वाले पौधों में जो फ्लावर्स होते हैं वो बंचेस में होते हैं, कलेक्शंस में होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में। क्योंकि जब एक साथ बंच में होंगे तो छोटे होते हुए भी वो इजिली विजिबल होंगे, और इजिली विजिबल होंगे इंसेक्ट्स को, तो इजिली इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे बच्चों। और ये वर्ड मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने कहा था बायोलॉजी में ये वर्ड बार बार आता है, कुछ जगह पर इनकॉन्स्पिकुअस आता है और कुछ जगह पर कॉन्स्पिकुअस आता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कॉन्स्पिकुअस वो चीज जो रिलेटिवली बड़ी है, इजिली विजिबल है। इनकॉन्स्पिकुअस इसका उल्टा, वो चीज जो छोटी है और इजिली विजिबल नहीं है। तो यहां पर जब छोटे फ्लावर्स बंचेस के फॉर्म में होते हैं तो दे बिकम इजिली विजिबल, और इसीलिए हमने यहां पर क्या वर्ड यूज करा है बच्चों, कॉन्स्पिकुअस वर्ड यूज किया है। ठीक है, चलो। Animals are attracted to flowers by color, and or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये क्या? अभी तक तो आप कह रहे थे कि भाई इंसेक्ट्स के थ्रू जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उनमें खुशबू होती है, जस्ट इसके ऊपर वाले पॉइंट पे लिखा भी है फ्रेग्रेंस की मदद से अट्रैक्ट करते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट में सर आप कह रहे हो कि भाई फ्लाइज और बीटल्स की मदद से जिनके अंदर पॉलिनेशन होता है वो फाउल, फाउल का मतलब खराब, ऑर्डर यानी स्मेल, है ना, बदबू रिलीज करते हैं या बदबू वाले फ्लावर्स होते हैं। तो ऐसा कैसे? तो बच्चों यहाँ पर हम बीज की बात नहीं कर रहे या दूसरे इंसेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, किन की बात कर रहे हैं, बीटल्स की और फ्लाइज की। फ्लाइज फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई। अब जो मक्खी होती है घरों में जो मिलती है वो मेनली किस पर बैठती है, कचरे पर ही तो बैठती है। उसको कौन अट्रैक्ट करता है, कचरे की स्मेल यानी कि बदबू उसको अट्रैक्ट करती है। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जहां पर फ्लाइज और बीटल्स
की मदद से पॉलिनेशन होता है। और क्योंकि इन इंसेक्ट्स को फाउल ऑर्डर अट्रैक्ट करता है, तो भगवान ने, ऊपर वाले ने इनको ऐसा ही बना दिया कि इन फ्लावर से क्या निकलेगी, खुशबू की जगह बदबू निकलेगी, ताकि फ्लाइज और बीटल्स अट्रैक्ट हो। जब वो इनके ऊपर आकर बैठेंगे तो एंथर के रप्चर होने से जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए इनकी बॉडी से चिपक जाएंगे। ये उड़कर जब दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेंगे तो वहां पर इनकी बॉडी से झड़कर वो पॉलन ग्रेन्स किसके ऊपर लैंड कर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे। इस तरह से पॉलिनेशन होता है बच्चों, insect pollination. To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. Rewards का मतलब इनाम है ना, पुरस्कार, प्राइज। तो भाई कोई भी इंसेक्ट किसी फ्लावर के पास तभी जाएगा बार बार जब उसको उस फ्लावर से कोई बेनिफिट मिल रहा हो, या तो उसको नेक्टर मिल रहा हो जिसके ऊपर वो फीड कर सके, है ना। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स के ऊपर भी इंसेक्ट्स फीड करते हैं। तो उनको क्योंकि नेक्टर और पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में खाना मिल रहा है, ये उनके लिए रिवॉर्ड्स है। तो भाई फ्लावर्स को यदि पॉलिनेशन करवाना है, पॉलिनेशन जरूरी है, पॉलिनेशन के बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उनकी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हम कहते हैं ना रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो प्लांट्स के केस में भी यदि कोई प्लांट स्पीशीज जिंदा रहना चाहती है, खत्म नहीं होना चाहती, विलुप्त एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहती, तो उसके लिए क्या जरूरी है, लगातार पॉलिनेशन होता रहे। और पॉलिनेशन करवाने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स टू द पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक एजेंट्स के केस में, इंसेक्ट्स के केस में फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। आगे भी अपने को कुछ इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ नेक्टर और पोलन ग्रेन्स ही नहीं, कुछ दूसरे इंसेक्ट्स के अंदर जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप देखने को मिलेगी बच्चों। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, हार्वेस्टिंग मतलब लेने के लिए, है ना, द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं एनिमल की बॉडी से, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट की बॉडी से, which are generally sticky in animal pollinated flowers. wind pollinated flowers के अंदर हमने बोला था जो पोलन ग्रेन्स होते हैं नॉन स्टिकी और लाइट होते हैं, क्योंकि वहां हवा के साथ बहना है उनको। लेकिन क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, इंसेक्ट की बॉडी से चिपक कर ही तो होंगे, तो वहां पर इनका, यहाँ पर इस जगह पर इनका क्या होना जरूरी है, चिकना, स्टिकी होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्टिकी होते हैं। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. Clear बच्चों, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था, एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप एनसीईआरटी ने आपको बता रखी है बच्चों पॉलिनेशन के एग्जाम्पल में, इसके बारे में हम बात करते हैं। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहां पर फ्लावर्स एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट को अपने अंडे देने के लिए एक सेफ, सुरक्षित जगह प्रोवाइड करते हैं। वो इंसेक्ट वहां अंडे देता है, उसके अंडे वहां पर डेवलप करते हैं, फ्लरिश करते हैं। इन रिटर्न वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद करता है। तो दोनों को फायदा होता है। यहाँ पर वैसा एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. तो सबसे यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे हो गए एक साथ। एक तो आपको एक रिलेशनशिप बता रखी है पॉलिनेशन के केस में, प्लस एक क्वेश्चन टॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है, अमोर्फोफेलस का। बच्चों फ्लावर की हाइट ही 6 फीट होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बड़ा फ्लावर होता है। A similar relationship exists between a species of moth and the plant Yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycles without each other. तो अमोर्फोफेलस भी एक एग्जांपल है, और एक और एग्जांपल दे रखा है यूका प्लांट और एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ मॉथ के बीच में। दोनों ही एग्जांपल्स, जो दोनों फ्लावर्स आपको यहां पर बता रखे हैं, ये पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट या इंसेक्ट्स को अपने अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। अमोर्फोफेलस में आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, सिर्फ एग्जांपल याद रख लो कि अमोर्फोफेलस फ्लावर एक एग्जांपल है बायोटिक पॉलिनेशन का, जहां पर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, बदले में पॉलिनेशन होता है। ज्यादा स्पेसिफिक एग्जांपल मॉथ और यूका का दे रखा है बच्चों। यहां पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। कारण जो मॉथ वाला पार्टनर है, जो इंसेक्ट है यहाँ पर मॉथ बच्चों, पतंगा जिसको हिंदी में कहते हैं, द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। अपन ऑलरेडी कार्पल का स्ट्रक्चर देख चुके हैं बच्चों, पिस्टल का स्ट्रक्चर, गायनोशियम का स्ट्रक्चर, नीचे का ब्रॉड पार्ट ओवरी, फिर पतला जो होता है स्टाइल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। और जो ओवरी होता है उसके अंदर के स्पेस को हम कहते हैं लोक्यूल ऑफ द ओवरी, है ना। लोक्यूल वर्ड होलो स्पेस के लिए यूज होता है।
ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है बच्चों, जिसके अंदर एग apparatus बनता है ना। ऑलरेडी जो अपना चल रहा है प्लांट किंगडम में भी इसके बारे में बात हुई, यहाँ पर ऑलरेडी अपन एग apparatus का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ओवरी का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, यूका प्लांट के अंदर जो मॉथ होता है, इंसेक्ट होता है, वो अपने एग्स कहां पर ले करता है, इस प्लांट के पिस्टिल की ओवरी के अंदर के स्पेस में। अब बदले में क्या होगा, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और जब ये अंडे ले करने के लिए उसके ऊपर बैठेगा तो पॉलन ग्रेन्स इसकी बॉडी से चिपक जाएंगे और पॉलिनेशन में मदद करेगा बच्चों। द लार्वे ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। दोनों की लाइफ साइकिल साथ साथ चलती है। ओवरी के अंदर इसने अपने अंडे दिए थे, ओवरी के अंदर ही सीड भी बनेगा फ्लावर का, तो जिस समय सीड बनता है उस वक्त तक इसके अंडों से लार्वे भी निकल जाते हैं, तो इसकी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट, उसकी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी अपनी लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए मोथ और यूका प्लांट, है ना। आया नहीं आया मजा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में? तो बच्चों यहां तक आपको कोई भी डाउट हो, अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है इसमें बेटा कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। बताओ बच्चों, है कोई डाउट? कोई भी डाउट है क्या? नहीं है ना। चलो अब इसके बाद बच्चों एनसीईआरटी ने क्या बात करी है, कुछ हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टर्म्स आपको बता रखे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या मेथड्स। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं या मेथड्स क्या होते हैं, उसको समझने के लिए क्या पता होना चाहिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर आपको बता रखा है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। भाई अभी हमने क्या बोला था, एक पर्टिकुलर स्पीशीज, खुद की स्पीशीज, जैसे अपन ह्यूमंस की बात करें तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी और एनिमल का स्पर्म ह्यूमन एग को फर्टिलाइज कर दे, पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन एग को ह्यूमन स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। इन द सेम वे एक पर्टिकुलर स्पीशीज के फ्लावर के एग को उसी पर्टिकुलर स्पीशीज के मेल फ्लावर का जो मेल गेमीट है वही फर्टिलाइज कर सकता है, बाकी और किसी फ्लावर का मेल गेमीट नहीं कर सकता। तो कैसे पता चलता है कि जो पोलन ग्रेन आया है पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर वो अपनी ही खुद की स्पीशीज का है, वो चीजें हम यहाँ पर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। और लास्टली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात हुई है बच्चों। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम जानबूझकर अपने हिसाब से पोलन ग्रेन्स को चूज करके उसी स्पीशीज के फीमेल फ्लावर्स के ऊपर शेड करते हैं, ताकि हम जो कैरेक्टर्स चाह रहे हैं उस कैरेक्टर्स की नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स ग्रो कर पाए बच्चों। तो ये जो 3 टॉपिक है ये पॉलिनेशन से थोड़ा हटकर है, लेकिन पॉलिनेशन के टॉपिक के अंदर ही मिक्स करके एनसीईआरटी ने दे रखा है बच्चों। इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी मैं आपको बता रहा हूं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम कंटिन्यू करेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, ऑटोगेमी टिपिकल एग्जांपल होता है सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन का एक नुकसान क्या होता है, यदि बार बार लगातार 4 से 5 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन हो बच्चों, तो होता क्या है कि ऐसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं वो हम बात करेंगे कहां पर, जब हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, है ना। वहां पर ये सारी चीजें आएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड ऑल एवरीथिंग, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन अभी इतना सा समझ लो बस कि यदि चाहे एनिमल्स की बात हो चाहे प्लांट्स की बात हो, सब में ये चीज लागू होती है, सब जगह लागू होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यदि सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और लगातार 4 से 5 जनरेशन तक होता रहे, तो ऐसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिसके कारण से 4 से 5 जनरेशन के बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी प्रोडक्टिविटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो हम नहीं चाहेंगे। तो ये जो कमी आ रही है प्रोडक्टिविटी में और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में बिकॉज ऑफ रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि ये डिप्रेशन इन द प्रोडक्टिविटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, डिक्रीज इन द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी किसके कारण हो रहा है, इनब्रीडिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इसको ओवरकम करने का तरीका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आप क्रॉस पॉलिनेशन करा दो, जब आपको लग रहा है अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, अब उस जनरेशन में आप जेनेटिकली दूसरे फ्लावर से जो है वो अपने गैमेट्स ले आओ या पोलन ग्रेन्स ले आओ, आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो हट जाएगा, वापस प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगली जनरेशन में। तो जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो किसका तोड़ है, किसको काउंटर कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं हम, किसका सॉल्यूशन है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का सॉल्यूशन। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में किस तरह से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं या उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चों।
आगे बात समझ में। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से पता चलता है कि भाई जो पोलन ग्रेन आया वो मेरी स्पीशीज के फ्लावर का है, मेरे को इसको अलाउ करना है अपने ऊपर, इसकी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने देना है और इसको फर्टिलाइजेशन होने देना है, करने देना है, वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। और फाइनली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे। इन सबको करके जो एक और टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे दैट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? मेल गेमिट्स फीमेल गेमिट्स बन चुके हैं, मेल गेमिट को पॉलिनेशन से हमने फीमेल गेमिट के यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचा भी दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक। अब कैसे मेल गेमिट्स एग तक पहुंचेंगे और एग के साथ साथ कैसे वो पोलर न्यूक्लियाई को भी फर्टिलाइज करेंगे। क्यों यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, हमारे अंदर तो नहीं होता, ह्यूमंस के अंदर तो सिंपल फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज होता है। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स वहां पर बन रहे हैं, दीज ऑल टॉपिक्स विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों कल कौन सा लेक्चर है? कल हमारे 11th क्लास के चैप्टर का लेक्चर है दैट इज प्लांट किंगडम। कल हम पढ़ेंगे उसमें जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करेंगे बच्चों। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। ऑनलाइन लेक्चर्स में कभी भी लंबे लेने के फेवर में नहीं रहता हूं बच्चों, स्क्रीन टाइम आपका जितना कम हो उतना ही अच्छा है। ऑलरेडी हम इस स्पीड से चल रहे हैं कि हमारा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। फिजिक्स केमिस्ट्री डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं, तो जनवरी एंड तक हम टारगेट लेकर चल रहे हैं बच्चों, है ना। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अनीसा ने सही जवाब दिया है भाई, ऑफियोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। लेकिन विंड, वाटर, 2 मिनट, विंड, वाटर और इंसेक्ट पॉलिनेशन के नाम नहीं बताया बच्चों, मैं बता देता हूं, आप लोग एक बार देखना, चैनल के ऊपर भी बता रखा है। एनेमोफिली विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन, एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन को बोलते हैं, ऑफियोफिली स्नेक पॉलिनेशन को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।